एक औरत अपने बेटे चोई के साथ घर लौट रही थी। बारिश की बूंदें जोर जोर से जमीन पर गिर रही थी। बरसात में भीगते हुए माँ बेटा दोनों घर पहुँचते हैं। दोनों काफी थके हुए थे और घर पहुँचते ही वो साथ बैठकर गरम गरम खाना खाते हैं। हम देखते हैं कि चोई थोड़ा अलग है। वो हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखता है और उसकी एक टांग भी नकली है। चोई की माँ उसे समझाती है कि उसे हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखना है और कभी भी पट्टी नहीं खोलनी है। तभी चोई के पिता घर आते हैं। वो दोनों माँ बेटे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। बात इतनी बढ़ जाती है कि चोई के पिता उसकी माँ को पीटना शुरू कर देते हैं। चोई अपनी माँ को दर्द से चिल्लाते हुए और सुन नहीं पाता, इसीलिए वो अपनी माँ की बात नहीं मानता और अपनी आंखों की पट्टी हटा देता है। वो धीरे धीरे अपने पिता की तरफ बढ़ता है। पता नहीं क्यों उसके पिता बिना कुछ बोले घर से निकलकर सड़क पर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि गुस्से में आकर चोई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने पिता की हत्या कर देता है। थोड़ी देर बाद चोई की माँ उसे प्यार करने लगती है, लेकिन अचानक वो चोई का गला दबाना शुरू कर देती है जिससे कि चोई मर जाए। लेकिन चोई अपनी माँ को काबू में कर लेता है और उसे एक नदी के किनारे ले जाता है। जब उसकी माँ को होश आता है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। असल में चोई की आंखों में किसी को भी काबू करने की ताकत है। वो किसी को भी अपनी नज़रों से देखकर उसे अपने वश में कर सकता है। बड़ा होकर चोई को किसी से प्यार नहीं होता। वो अकेला रहना पसंद करता है। उसे पैसों की कोई कमी नहीं है। वो अपनी ताकत से पैसे चुरा लेता है और दुनिया भर के अच्छे अच्छे होटलों में रहता है। सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि इमकबान नाम का एक लड़का कबाड़ खाने में काम करता है। उसके दोस्तों का नाम अली और बोबा है। अपने जन्मदिन पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। जब वो घर लौट रहा था तो एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से ठीक हो रहा है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कबाड़ खाने वाली नौकरी से उसे निकाल दिया गया है। अब उसे नई नौकरी ढूंढनी होगी। कई दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक दुकान के बारे में पता चलता है। ये दुकान जोंगसिक नाम के एक आदमी की है। वो अपनी बेटी यंगंग के साथ मिलकर इसे चलाता है। इमकबान को सारा काम समझाने के बाद जोंगसिक उसे बताता है कि उसकी दुकान से पैसे गायब हो रहे हैं। कैमरे होने के बावजूद वो चोर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगले दिन इमकबान काम पर आता है और यंगन से मिलता है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद अली और बोबा भी वहाँ आते हैं। सब मिलकर बातें कर रहे थे कि तभी चोई वहाँ पहुँच जाता है और सबको अपने काबू में कर लेता है। हम देखते हैं कि चोई अब बहुत ताकतवर हो गया है। वो एक साथ कई लोगों को अपने काबू में कर सकता है। उसने जुंगसिक को तिजोरी से पैसे निकालने के लिए भेजा, लेकिन इमकबान को कुछ अजीब लगता है और उसे एहसास होता है कि वो हिल नहीं पा रहा है। फिर भी वो बहुत कोशिश करता है और चोई के काबू से निकल जाता है, जिसे देख के चोई हैरान हो जाता है। जब इमकबान पर उसकी ताकत का कोई असर नहीं होता, फिर वो अली और बोबा को इमकबान पर हमला करने के लिए कहता है। वो येंग से इमकबान को चाकू मरवा देता है। इमकबान बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में चोई उसे जुंगसिक से करंट लगवा देता है। इस हादसे के बाद इमकबान और उसका बॉस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इमकबान तो बच जाता है, लेकिन उसका बॉस मारा जाता है। इधर चोई हैरान है कि इमकबान उसकी ताकत से कैसे बच गया। इमकबान और उसके दोस्त कैमरे की फुटेज देखने लगते हैं, लेकिन चोई भी फुटेज लेने के लिए वहां आ जाता है और इस बार वो अकेला नहीं था, कई लोगों के साथ आता है। चोई के आदमी इमकबान को पकड़ने आते हैं। खतरा देखकर अली और बोबा भाग जाते हैं, लेकिन इमकबान सीसीटीवी फुटेज लेकर छुप जाता है। चोई उसका पीछा करता है और दोनों लड़ाई करते करते सड़क पर पहुंच जाते हैं। इमकबान को समझ आ जाता है कि चोई अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए इमकबान चोई का पीछा करना शुरू करता है और दोनों एक सड़क के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही इमकबान अपनी गाड़ी से उतरता है, चोई के आदमी उसे घेर लेते हैं। चोई के इशारे पर ही वो इमकबान पर हमला कर देते हैं। फिर इमकबान बड़ी मुश्किल से अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालता है और चोई को निशाना बना लेता है। इलेक्ट्रिक गन का झटका इतना जोरदार था कि चोई के होश उड़ जाते हैं। इमकबान फौरन चोई के मुंह पर कपड़ा बांध देता है ताकि वो किसी को देख ना सके। वो चोई को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन पुलिस वालों को इमकबान पर भरोसा नहीं होता और वो इमकबान को ही पागल समझ लेते हैं। लेकिन वो लोग चोई का मुंह खोल देते हैं और जैसे ही कपड़ा हटता है, पुलिस वाले भी चोई के काबू में आ जाते हैं। चोई पुलिस वालों को इमकबान पर हमला करने का ऑर्डर देता है। इमकबान किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है और रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है, लेकिन चोई यहाँ भी उसका पीछा करता है। वो इमकबान का पीछा करता हुआ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। जैसे ही इमकबान चोई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चोई अपनी नज़र एक औरत पर डालता है। वो औरत को अपने काबू में कर लेता है और औरत के हाथ से बच्चे को रेलवे ट्रैक पर फेंकवा देता है। एक ट्रेन तेजी से बच्चे की तरफ आ रही थी। इमकबान बिना एक पल सोचे बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। ट्रेन की जोरदार टक्कर से इमकबान पूरी तरह घायल हो जाता है।
चोई इमकवान को मरते हुए देखता है और बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। जब चोई अपने होटल पहुँचता है तो वो दंग रह जाता है। उसके कमरे में पुलिस वाले तलाशी ले रहे थे। चोई अपनी शक्तियों से पुलिस वालों को अपने काबू में कर लेता है। वो उनके दिमाग में ऐसे खौफनाक ख्याल डाल देता है कि वो एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं। उधर इमकवान को इतनी भयानक चोट लगी थी, फिर भी वो काफी जल्दी ठीक हो रहा था। फिर हमें पता चलता है कि उसके पास एक खास शक्ति है जो उसे जल्दी ठीक कर देती है। इमकवान को अब समझ आ जाता है कि चोई कितना खतरनाक है। वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसे किसी की भी जान की परवाह नहीं है। इसीलिए इमकवान फैसला कर लेता है कि उसे चोई को खत्म करना ही होगा। वो अपने दोस्तों अली और बोबा को इस बारे में बताता है। दोनों बिना कुछ सोचे ही इमकवान के प्लान में शामिल हो जाते हैं। अली एक खास तरह की वैन तैयार करता है। इस वैन में एक ऐसी बंदूक लगी है जो चोई को कुछ देर के लिए अंधा कर सकती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उधर पुलिस धीरे धीरे चोई के पास पहुंच रही है, लेकिन चोई एक बार फिर सबको चौंका देता है। जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंचती है, वो अपनी शक्तियों से सबको खत्म कर देता है। चोई अपनी माँ को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को देखता है, उसका दिल पिघल जाता है। इसीलिए वो अपनी माँ को मार नहीं पाता। आखिर में वो बैंक से चुराए हुए कुछ पैसे अपनी माँ के लिए छोड़ देता है। इधर इमकवान, अली और बोबा चोई को ढूंढने के लिए शहर में घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद इमकवान की आंख लग जाती है। जब वो उठता है तो देखता है कि बोबा चोई के काबू में आकर अली पर हमला कर रहा है। इमकवान समझ जाता है कि चोई कहीं आसपास ही छिपकर उन्हें देख रहा है। वो गाड़ी से उतरकर चोई को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे चोई की एक झलक मिलती है। इमकवान चोई के पीछे पीछे एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही कई लोग चोई के काबू में फंसे थे। चोई उन लोगों के जरिए इमकवान से बात करना शुरू कर देता है और उनसे बताता है कि सब कुछ उसकी ही गलती है। चोई उन लोगों के जरिए इमकवान को धमकाते हुए कहता है, इतने लोगों की मौत सिर्फ तेरी वजह से हुई है। तूने मेरा काम बिगाड़ा है। मैं चुपचाप चोरी करके चला जाता था, लेकिन तूने आकर सब बर्बाद कर दिया है। इसके बाद वो एक एक करके सभी को नीचे गिराना शुरू कर देता है। इमकवान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, अली और बोबा फ्लेयर गन से चोई पर हमला कर देते हैं, लेकिन चोई बहुत ताकतवर है। उस पर इस हमले का कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा वो पलक झपकाते ही अली और बोबा को भी अपने काबू में कर लेता है। इमकवान अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बहुत देर तक भटकता रहता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। मजबूर होकर उसे अपनी दुकान पर वापस आना पड़ता है। जब इमकवान अपनी दुकान पर लौटता है तो उसे एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल चोई ने अली और बोबा को रस्सियों से बांध रखा है। जैसे ही इमकवान उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है, चोई उसे भी पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। जब इमकवान की आंख खुलती है तो वो भी अपने दोस्तों की ही तरह रस्सियों से लटका हुआ था। चोई उन तीनों को वहीं छोड़कर चला जाता है। वो सोचता है कि अब इमकवान और उसके दोस्त मर जाएंगे, लेकिन तभी इमकवान की नज़र दीवार पर टंगे एक चाकू पर पड़ती है। वो बहुत मुश्किल से चाकू तक पहुंचता है और रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाता। उधर चोई जब दुकान से निकलता है तो उसकी नज़र योंगयंग पर पड़ती है। चोई योंगयंग को अपने काबू में कर लेता है और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। इमकवान ये सब दूर से देखता है और समझ जाता है कि अब चोई उसे भी नहीं छोड़ेगा। इमकवान अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और चोई का पीछा करने लगता है। चोई इमकवान को रोकने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो सड़क पर चल रही सभी गाड़ियों के ड्राइवर को अपने काबू में कर लेता है और एक बड़ा एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक अली और बोबा की आत्माएं इमकवान को दिखाई देती है। वो इमकवान से कहते हैं कि वो वैन में लगे एक सीक्रेट बटन को दबाए। इमकवान जैसे ही बटन दबाता है, वैन तेजी से आगे निकल जाती है और वो उस बड़े एक्सीडेंट से बच जाता है। उधर चोई और येंगंग एक बहुत ऊंची बिल्डिंग की छत पर जा रहे थे। इमकवान भी वहां पहुंच जाता है और सीधा चोई पर झपट पड़ता है। फिर इमकवान की नज़र कोने में खड़ी योंगयंग पर पड़ती है। योंगयंग अभी भी चोई के काबू में है। चोई इस मौके का फायदा उठाते हुए इमकवान पर गोली चला देता है। फिर वो इमकवान को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन इमकवान यहाँ पर काफ़ी शांति से काम लेता है और चालाकी से वो चोई को उसके परिवार के बारे में ताना मारना शुरू कर देता है। दरअसल इमकवान चोई के पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रहा था, जिससे चोई गुस्से में लाल पीला हो जाता है। इसी बीच इमकवान मौका पाकर चोई को पकड़ लेता है और उसके साथ छत से नीचे छलांग लगा देता है। इमकवान अपनी जल्दी ठीक होने की ताकत की वजह से बच जाता है, लेकिन चोई बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि इस घटना के कुछ साल बीत गए हैं। इमकवान अब व्हीलचेयर पर है। वो रेलवे स्टेशन पर जा रहा था। वहीं उसे येंगंग मिलती है, जो अब एक एयर होस्टेस बन चुकी है। तभी सबकी नज़रें एक बच्चे पर जाती है जो पटरी पर गिरा हुआ था। सभी लोग डर के मारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूर से एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। ट्रेन तेजी से आ रही थी और लोग डर के मारे सहम जाते हैं।
लेकिन जब ट्रेन गुजरती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल इमकबान ने बच्चे को बचा लिया था। सभी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म होती है।